हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और इसमें भी हम देखेंगे क्या जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था तीसरे प्रैक्टिस सेट में इकोनॉमिक के मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था इसमें लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट में हमने लगभग 120 क्वेश्चन देख लिए, तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये इकोनॉमी का चौथा पार्ट होगा और ये मुद्रा और बैंकिंग का लगभग दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो चलिए, अगर किसी ने वो 3 पार्ट ना देखे वो जाके देख ले, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, जीवन बीमा निगम, ठीक है। जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ में नहीं थी? तो ये थी जीवन सुरक्षा, ठीक है। जो जीवन बीमा निगम की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो बच्चों के लिए कौन सी पॉलिसी हितार्थ में नहीं थी? तो ये थी जीवन सुरक्षा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बीमा विनायक, ठीक है। बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखिए, आर.एन. मल्होत्रा समिति, ठीक है। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश की थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये बीमा क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखना। आगे देखिए भाव, ठीक है। भारतीय स्टॉक बाजार विनियम, ठीक है। भारतीय स्टॉक बाजार विनियम और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेबी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सेबी की बात हो रही है। तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है। ये देख लीजिए, इसकी हिंदी की इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, भारतीय प्रतिभूति और एवं विनियम बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना बताई जा रही है 1988, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को किस एक अध्यादेश के जरिए संवैधानिक दर्जा मिला था? तो ये संवैधानिक दर्जा मिला था 1992 में, ठीक है। स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। 1988, ठीक है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इसको संवैधानिक दर्जा मिला था 1992 में, ठीक है। याद रखना 1992, ठीक है। आगे देखिए, सेबी के कार्यों में सम्मिलित है, ठीक है। तो बताइए सेबी क्या क्या करता है? तो ये देखिए उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखते हैं सेबी क्या क्या करता है। स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों की विनियमित करना, ठीक है। शेयर बाजारों से संबंधित अनुचित और धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारियों के कार्य को व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, ठीक है। ये सेबी के कार्य देख रहे हैं हम। आगे देखें, प्रतिभूतियों के, ठीक है, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रण करना, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुल एंड बियर, तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है, ठीक है। और एक पूछ लेता है मंदड़िया और तेजड़िया, तो वो भी स्टॉक मार्केट से, ठीक है। आगे देखिए, शेयर बाजार पर प्रभावित नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो शेयर बाजार को किसके द्वारा? तो सेबी, ठीक है। सेबी, और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है, पहले 24 थी बट अब 23 है, ठीक है। जो गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का सौराष्ट्र वाला है उसको हटा दिया गया है इस लिस्ट से, ठीक है। तो याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज हैं तो उनको 23 संख्या है उनकी मान्यता प्राप्त, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे पुराना स्टॉक, तो ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप सी और डी में कई बार पूछा है, लेकिन बैंकिंग का ये फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना ये 1875 में हुई थी, ठीक है। और ये एशिया का सबसे पुराना है। आगे देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्थि 1991 में किस समिति द्वारा हुई थी? तो ये शेरवानी समिति, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सेबी ने पिछले कई वर्षों से, ठीक है, सेबी ने को ये मैंने बता दिया, ठीक है। जो ये सौराष्ट्र का था, 24 पहले 24 स्टॉक एक्सचेंज थे, तो सेबी ने 7 जुलाई, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, 9 जुलाई 2007 को उसे समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इनकी संख्या अब 23 रह गई है, ठीक है। तो ये कौन सा समाप्त कर दिया था? तो ये गुजरात का जो सौराष्ट्र का है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 19 जुलाई, क्या बोल रहा हूँ, 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी थी, ठीक है। तो ये सौराष्ट्र का, गुजरात का जो स्टॉक एक्सचेंज था, तो इसको इससे मान्यता से हटा दिया, ठीक है। अब इनकी 24 संख्या थी, अब घटकर 23 रह गई है, ठीक है। तो याद रखना, ये बता दिया शुरू में ही। आगे देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो ये है डॉलेक्स सेंसेक्स, और ये एस, और ये देख लीजिए निफ्टी, ठीक है। 50 तो उपरोक्त सभी, ठीक है, बट ऑप्शन में हमेशा इसको रख के पूछा है, ठीक है। जो ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो इसको याद रखना, सेंसेक्स को, ठीक है, ठीक है। ज़्यादातर वो निफ्टी और सेंसेक्स रख के ही पूछता है, ठीक है। याद रखना, मुंबई का है सेंसेक्स, बट यहाँ पर ये सारे हैं, ठीक है, बट ऑप्शन में आपको सेंसेक्स ही देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए,
मुंबई मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो ये 30 फ्रेंड्स। निफ्टी देख लीजिए, ये निफ्टी शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है, तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फ्रेंड्स निफ्टी। आगे देखिए OTCEI क्या है? तो ये भारत का एक शेयर बाजार है फ्रेंड्स। आगे देखिए चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों को निर्धारित करता है? तो ये बता दिया 30 कंपनियों को फ्रेंड्स। ये ऐसे भी क्वेश्चन बना है। आगे देखिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों से है? तो ये 100 फ्रेंड्स। और ये मुंबई का क्या है फ्रेंड्स? याद रखना है इसका क्या है, सेंसेक्स फ्रेंड्स याद रखना है। इस मुंबई वाले का कई बार पूछा है फ्रेंड्स। जैसा मैंने बताया मुंबई ऑप्शन में आपको सेंसेक्स ही देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा है फ्रेंड्स, तो याद रखना है। और इसकी कंपनियाँ याद रखना। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के राष्ट्रीय सूचकांक के आधारित कंपनियों का शेयर मूल्य आधारित है, तो 100 कंपनियाँ फ्रेंड्स। दलाल स्ट्रीट ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दलाल स्ट्रीट है मुंबई में फ्रेंड्स। आगे देखिए डो जोन्स क्या है? तो ये अमेरिका का न्यूयॉर्क USA का स्टॉक एक्सचेंज शेयर सूचकांक है फ्रेंड्स। डो जोन्स क्या है? तो ये अमेरिका का, जैसे अपने इंडिया का है ना निफ्टी और क्या कहते हैं सेंसेक्स, तो ऐसे ये डो जोन्स अमेरिका का शेयर बाजार है फ्रेंड्स, उससे बिलोंग करता है ये। आगे देखिए निक्की ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निक्की है जापान वालों का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्यांक सूचकांक फ्रेंड्स। याद रखना ऑप्शन नंबर ए है अपना टोक्यो टोक्यो। तो ये देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा, टोक्यो स्टेट स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, तो ये निक्की। और टोक्यो जापान की राजधानी है फ्रेंड्स। याद रखना सुनामी वर्ड जापानियों ने दिया था फ्रेंड्स, इतना भी याद रखना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये भी बताना डी जोन्स ये अमेरिका का, ये पहला सही है फ्रेंड्स। संघ सियोल का है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और ये FTSE, तो ये FTSE 100 ये लंदन का है फ्रेंड्स, यानी कि दूसरा गलत है फ्रेंड्स। तो दूसरा गलत है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 आंसर है फ्रेंड्स। अपना आंसर 1 और 3 है, दोबारा देख लीजिए। ये डी जोन्स अमेरिका का है, अभी बताया था फ्रेंड्स। और ये FTSE 100 ये लंदन का है फ्रेंड्स। जो ये हैंग है ये सियोल का नहीं है फ्रेंड्स। आगे देखिए कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए तक बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला प्रथम बैंक था? तो ये था SBI फ्रेंड्स। आगे देखिए भारत में कागजी मुद्रा फ्रेंड्स नोट कौन छापता है? तो ये RBI छापती है फ्रेंड्स। आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण है, तो ये 1949 में हुआ था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखिए मुद्रा अवमूलन के फलस्वरूप क्या होता है? तो निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन होता है, आयात स्थापनापति का प्रसार फ्रेंड्स। तो ये सभी होते हैं फ्रेंड्स। मान लो मुद्रास्फीति हो गई है या फिर महंगाई वगैरह फ्रेंड्स, मुद्रा अवमूलन हो गया है, तो फिर व्यापार क्या कहते हैं निर्यात का प्रचार बढ़ेगा, आयात फ्रेंड्स जो हमारे देश में व्यापार वगैरह आएगा वो कम आएगा, संकुचन हो जाएगा उसका, आयात स्थापनापति का प्रसार होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी याद रखना। आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्रवाई का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? अर्थ है क्रय विक्रय फ्रेंड्स। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो खुला बाजार की कार्रवाई का अर्थ है क्रय विक्रय, तो ये किससे बिलोंग करता है? तो ये करता है सरकारी बॉन्डों से फ्रेंड्स। तो ये सरकारी बॉन्डों से क्रय विक्रय करता है फ्रेंड्स। आगे देखिए सस्ती मुद्रा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर कम होना फ्रेंड्स। आगे देखिए IMF के नियमों के अनुसार फ्रेंड्स, IMF का मुख्यालय पूछ ले तो ये USA फ्रेंड्स, USA। और विश्व बैंक का भी USA में फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का मूल्य घोषित करना फ्रेंड्स, अपनी वैध मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप और पाउंडलिंग के रूप में फ्रेंड्स। यानी कि ये पूछ रहा है जो IMF के नियम वगैरह हैं, तो हर सदस्य को अपनी मुद्रा का सममूल्य घोषित करना होता है, कैसे? तो डॉलर में फ्रेंड्स, डॉलर में काउंट होता है, और ये पाउंड स्टर्लिंग के रूप में फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखिए यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति को कहेंगे मुद्रास्फीति फ्रेंड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए बैंक दर
में परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, या बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बाजार दर सस्ता हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ब्याज की दर सस्ती हो जाती है। ठीक है, जो बैंक दर है इसमें अगर कोई इंक्रीज होगा या फिर ये डिक्रीज होगी तो इसमें सीधा इफेक्ट पड़ेगा ब्याज की बाजार दर पर। ठीक है, आगे देखिए, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। ठीक है, बैंक दर क्या है। ठीक है, तो ये जो पूरे इंडिया में जो बैंक खुले हैं, कोई HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है, तो बैंक दर वही होती है। ठीक है, जो आरबीआई से उधार लेती है पैसे। ठीक है, तो बैंक दर पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है, इसको कहते हैं बैंक दर। ठीक है, आगे देखिए, जिस विदेशी मुद्रा। ठीक है, जिस विदेशी मुद्रा का शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। ठीक है, ये इससे पहले जो पार्ट कराया तीसरा प्रैक्टिस सेट उसमें भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार तो ये है आरबीआई को। ठीक है, ये देखिए आरबीआई। ठीक है, मुद्रा जारी करने का अधिकार है आरबीआई को, बट 1 रुपये के नोटों को छोड़कर। 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है, तो ये वित्त मंत्रालय। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति। ठीक है, नरसिम्हन समिति की डेट याद रखना, ये 1991 में आई थी। ठीक है, नरसिम्हन समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया था, तो ये बैंकिंग संरचना को 4 स्तर। ठीक है, कई बार ये पूछा है। ठीक है, कि नरसिम्हन समिति ने कितने स्तर बताए थे बैंकिंग के, तो ये 4 स्तर बताए थे। ठीक है, और कई बार ये पूछ लेता है नरसिम्हन समिति किससे बिलोंग करती है, तो ये बैंकिंग संरचना से, यानी कि बैंकिंग सुधार से। ठीक है, आगे देखिए, सरकार। ठीक है, सरकार अर्थोपय ऋण। ठीक है, लेती है। ठीक है, सरकार अर्थोपय ऋण किससे लेती है, तो ये आरबीआई से। ठीक है, जो सरकार का खर्चा वगैरह चलाता है। ठीक है, तो ये आरबीआई चलाती है, आरबीआई से ऋण लेती है सरकार। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी या वेतन का प्रमुख निर्धारित माना जाता है, तो ये मुद्रा का क्रय शक्ति। ठीक है, ये मुद्रा की क्रय शक्ति को माना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो ये फेडरल। मैंने बताया था ना, जहाँ भी ये फेडरल वर्ड आ जाए, चाहे इकोनॉमी में या फिर आ जाए संविधान में या फिर पॉलिटी में, तो ये इकोनॉमी क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये फेडरल वर्ड इंडिकेट करता है यूएसए को। ठीक है, अमेरिका का बैंक है ये। आगे देखिए, भारत का। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय विकास क्या बोल रहा हूँ, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित है, तो ये आरबीआई। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक वगैरह हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक, तो ये सारे आरबीआई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आरबीआई के अंडर हैं। आगे देखिए, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो ये विदेशी संस्थागत निवेश से। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखिए, रेपो दर। ठीक है, रेपो दर ऐसी दर होती है जिस पर एनी बैंक। ठीक है, एनी बैंक का कोई मतलब नहीं है हमारे। ठीक है, एनी बैंक चलिए देख लेते हैं। ठीक है, रेपो दर वह दर होती है जिस पर एनी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए, एनी का मतलब है यहाँ पर सभी बैंक। ठीक है, एनी ये वाला एनी है। ठीक है, ठीक है, ये वाला एनी की बात कर रहा है। ठीक है, तो एनी मतलब होता है सभी। ठीक है, तो पहला सही है। ठीक है, मतलब रेपो रेट दर क्या होती है, मतलब जो आरबीआई से जो सारे बैंक हैं तो ये उधार राशि लेते हैं, तो उसको कहते हैं रेपो रेट दर। कई बार ये पूछ लेता है रिवर्स रेपो रेट दर क्या होती है, तो जो रेपो रेट दर होती है, तो इससे सारे बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, और जो पैसा आरबीआई वापस लेती है ना अपना, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट दर। ठीक है, जो पैसा बैंकों को दिया है तो उसको कहेंगे रेपो रेट दर। ठीक है, और जब आरबीआई अपनी वसूली करती है, मतलब पैसे की वसूली करती है जो बैंकों को दिया होता है, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट दर। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मान का यह अभिप्राय होता है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। ठीक है, तो बताइए क्या दर्शाता है। ठीक है, जो एक इंडिकेट करता है, जो गिनी गुणांक है एक है, तो ये एक इंडिकेट करता है कि इस देश में प्रति व्यक्ति आय समान है। ठीक है, यही बात बताई जा रही है। देखिए, उस देश की जनता के प्रत्येक की आय संपूर्णतः समान है, तो बताइए कौन सा सही है, तो ये दोनों सही लग रहे हैं मुझे। ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाल में ही। ठीक है, हाल में ये भारतीय समाचारों के संदर्भ में जो
CX और XX क्या है फ्रेंड्स, तो ये है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम वगैरह बनाए गए थे। ठीक है, बैंकों में सुधार करने के लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जापान का है निक्की। ठीक है, पहले का पहला। सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर का है शशांक। ठीक है, तो यही गलत है। ठीक है, हमें गलत ही बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो जापान का निक्की है पहला, सही है। ठीक है, और ये सिंगापुर का ये है संकाप। ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा देखिए यूके। ठीक है, तो यूके का मैंने बताया था ना FTSI। ठीक है, ये सही है। और चौथा देखिए USA, तो USA का भी बताया था ना, USA स्टॉक एक्सचेंज का, तो इसका है NASDAQ। ठीक है, तो हमारा दूसरा आंसर गलत है। ठीक है, सिंगापुर का ये सकाम्प नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे ऊपर तो बताया था आपने डो जोन्स। ठीक है, किसका, USA का, लेकिन जैसे अपने इंडिया में लगभग ये 24 है ना स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे ही अमेरिका का भी है। ठीक है, तो एक उनमें से ये NASDAQ भी है। ठीक है, तो याद रखना, अमेरिका में भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आगे देखिए, वह कौन सा बैंक है जिसने किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब की स्थापना की थी। तो ये थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, आगे देखिए, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास पहुंचने के लिए, ठीक है, आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए थे। तो ये था पंजाब नेशनल बैंक। एक सेकेंड फ्रेंड्स, तो इसका आंसर याद रखना, ये है ग्रामीण बैंक। ठीक है, ग्रामीण बैंक। ठीक है, ग्रामीण बैंकों ने किसानों के पास पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए थे। ठीक है, और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी गांव वगैरह में है तो वहाँ पर ग्रामीण बैंक ही होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया। ठीक है, इसको भूल जाना, ये गलत है। ठीक है, ये 2 बार टाइप हो गया था। आगे देखिए, जो भारतीय रुपया है, ठीक है, तो उसका पहली बार उन्मूलन कब हुआ था। ये 1949 में हुआ था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज तक हमारे देश में रुपये का 3 बार उन्मूलन हुआ है। पहला 1949 में, और दूसरा हुआ था 1991-92 में। ठीक है, दूसरा और तीसरा मतलब इसी साल 2 बार हो गया था। 91-92 में 2 बार हुआ था। ठीक है, तो याद रख लेना। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष भारत रुपये का 2 बार उन्मूलन हुआ था। तो ये हुआ था 1991-92 में 2 बार है इसी साल। ठीक है, आगे देखिए, भारत में कौन मुद्रा पूर्ति करता है। ठीक है, तो करता है कौन, RBI। ठीक है, ठीक है, समझ गए हो कि भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है, यानी कि पैसों की पूर्ति कौन करता है। ये नोट छाप कर करते हैं RBI। ठीक है, ओनली वन। आगे देखिए, ठीक है, अक्टूबर 2009 में एक डिसीजन लिया गया या फिर निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष 1993-94 को घटाकर क्या कर दिया जाए। तो ये सन 2004-05। ठीक है, सन 2004-05 कर दिया गया है। किसका, वर्ष 1993-94 को घटाकर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, तो ये 2004-05 पर कर दिया। ठीक है, याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपाति की कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष में अगर अनुपात में कमी की जाती है, ठीक है, तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो साख सृजन में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे देखिए, LIC की स्थापना, तो ये ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है। तो ये करती है IRDA। ठीक है, IRDA। 1 रुपये पर, तो ये वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। आगे देखिए, मुद्रा प्रसार। ठीक है, मुद्रा प्रसार में आने वाले जो असत्य हैं उसको चिन्हित कीजिए। ठीक है, यानी कि मुद्रा का प्रसार करने में जो भी कमियां वगैरह आती हैं या फिर जो कौन सी कमी है या फिर जो असत्य है उसको चिन्हित करना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य उसकी कीमतों का घटना नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ गए, मुद्रा प्रसार की दर का नीचे जाना उसकी कीमतों का गिरना नहीं होता। ठीक है, बाकी आप देख लिए मुद्रा प्रसार में क्या क्या होता है, सही होता है। ठीक है, गलत ढूंढना था तो गलत हमारा D है। ठीक है, मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर है। ठीक है, दूसरा देखिए,
भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले कि थोक कीमत सूचकांक या फिर थोक मूल्य सूचकांक किस पर की जाती है, तो ये भारत में मुद्रा प्रसार की दर पर। ठीक है, आगे देखिए, मुद्रा प्रसार की नाप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो समझ गए, हमें गलत ढूंढना था तो ये हमारा गलत है। ठीक है, बाल स्ट्रीट, तो बताइए बाल स्ट्रीट कहाँ है? तो जैसे अपनी दलाल स्ट्रीट थी मुंबई में और ये बाल स्ट्रीट पड़ती है यूएसए में। ठीक है, यूएसए इधर है क्या? तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, बाल स्ट्रीट। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, 1975 है क्या ऑप्शन में कहीं? तो ये देखिए, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। नाबार्ड की स्थापना तो ये बता दी थी 1982 में हुई थी। आई थिंक 12 जुलाई का वो दिन था और छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं है, सीधा सही नहीं पर चलते हैं। ये देखिए, S&P, ठीक है, S&P CNX निफ्टी बड़ा मुंबई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, बाकी ऊपर का भी देख लो अगर देखना हो तो। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा पानी वानी पिया है। ठीक है, तो यहाँ देखना है थोक कीमत सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ देख रही है, यहाँ देखना जरूरी है। यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, यह कीमत, ठीक है, यह कीमत आंदोलन की व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है। ठीक है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति के संकेत के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, भारत में साप्ताहिक थोक कीमत सूचकांक के संकलन तथा प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया, तो ये दोनों सही है। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो ये कैसे करता है? तो ये नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, जो RBI नोट जारी करती है तो कैसे जारी करती है? तो ये नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा और मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध प्रतिलोम होता है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध जो इनका प्रतिलोम होता है। ठीक है, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा स्टैगफ्लेशन स्थिति, तो ये गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति कहलाती है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक नहीं है? ठीक है, तो ये SSBI कोई बैंक नहीं है। ठीक है, SSBI कोई बैंक नहीं है। ठीक है, आपने HDFC सुना हुआ, IDBI येस बैंक होता है। ठीक है, लेकिन SSB ये कोई बैंक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है क्या? ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो ये कोई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा तीव्र गति से चलना होगा, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते नहीं है। ठीक है, भारत में सिक्के जारी करता है तो वित्त मंत्रालय। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राइवेट बैंक है? ठीक है, तो ये साउथ इंडियन बैंक, ये प्राइवेट बैंक है। ठीक है, आगे देखिए, 10वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, आगे चलते हैं, RBI के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कौन यहाँ बताना कि RBI के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सत्य पर चलते हैं सीधा। ठीक है, RBI भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित रखता है। ठीक है, मतलब जो भी विदेश से आय वगैरह होती है, ठीक है, तो ये RBI रखती है। ठीक है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि भारत की विदेशी मुद्रा जो भी देख रेख करता है वो RBI करता है। ठीक है, यही सही है। आगे देखिए, भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण करता है, तो ये RBI करती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए, मौद्रिक नीति दर, तो ये RBI बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जब नोट छापते हैं RBI वाले। ठीक है, इससे कंट्रोल होती है। आगे देखिए, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने वाली मुख्य संस्था क्या है? तो ये ग्रामीण की बात आएगी तो वहाँ नाबार्ड जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू हुई थी 1957 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, ग्रामीण बैंक। ठीक है, ग्रामीण बैंक की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप 5 ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे, तो 1975 में। ठीक है, कई बार ये पूछ लेते हैं ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975। ठीक है,
और ये पूछ ले कितने बैंक बनाए गए थे, तो 5 ग्रामीण बैंक बनाए गए थे 1975 में। ठीक है, आगे देखिए मैंने ये बताया ना, जहाँ भी फेडरल वर्ड आएगा, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, वहाँ फेडरल है, अमेरिका वर्ड होगा। ठीक है, आगे देखिए भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्नलिखित में से कौन सा एक है, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, आगे देखिए हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम हो कितनी अवधि के लिए घरेलू, ठीक है, सीधी सिंपल भाषा में समझे, जो मान लो कोई ग्रामीण किसान वगैरह है या कोई गांव में बंदा रहता है, तो उसको कितने साल के लिए ग्रामीण बैंक और लोन देती है, तो 10 साल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, बाकी पढ़ देता हूँ। हमारे देश में ग्रामीण बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू समाधि जमाओं का स्वीकार किया जाता है। ठीक है, सावधि जमाओं का स्वीकार किया जाता है और ऋण वगैरह दिया जाता है, तो 10 सालों के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए आप अपना बैंक में मतलब पैसा जमा कराने वगैरह जाओगे। ठीक है, तो ये भी 10 साल के लिए वगैरह रख लेते हैं और 10 साल के लिए ये लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, किसानों वगैरह के लिए ग्रामीण बैंक की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, और ये ग्रामीण वगैरह बैंक आपने देखे होंगे, ये जो गाँव वगैरह में होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको एकदम 1 लाख रुपये निकालने, तो आपको 1 लाख रुपये नहीं मिल सकते। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण वाले थोड़ा थोड़ा निकाल के देते हैं, मतलब 20,000, फिर अगले दिन 20,000। आप सीधा ही 1 लाख या 1.5 लाख लेने जाओगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण बैंकों में इतना कैश वगैरह नहीं रखते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने गांव के आसपास। आके देखिए निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है, तो ये आरबीआई देती है। ठीक है, मान लो ये गांव का बैंक है। ठीक है, तो गांव का बैंक है, ये सुबह 10 बजे से खुलता है। ठीक है, इसमें एक ही सीनियर अधिकारी वगैरह होता है। ठीक है, और वो झोले में पैसे लेके आता है। ठीक है, एक बड़ी बैंक से झोले में थोड़े से पैसे लेके आता है, यहाँ के वो सेटिंग कर जाता है, बैठता है। ठीक है, और वो थोड़ा बहुत कैश लेके आता है, ज़्यादा नहीं। और जैसे ये बैंक बंद होगा शाम को, तो ये बैग उठाएगा। ठीक है, और जाके अपना यहाँ माल डिपॉजिट करा देगा बड़ी बैंक में। ठीक है, ग्रामीण वगैरह में ज़्यादा कैश नहीं रखते हैं। भारत के ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, तो ये आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ये है सावधि, ठीक है, सावधि जमा धनराशि। ठीक है, आगे देखिए अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ट्रेजरी बिल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 1969 लगाओ। ठीक है, 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। लेकिन ये ग्रुप सी डी में फालतू क्वेश्चन है ये, कई बार ये पूछ लेता है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का। ठीक है, और ये पूछ ले किसका नहीं हुआ था, तो एसबीआई का नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखना। और कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। ठीक है, याद रखना, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है, तो ये लुफ्थांसा। ठीक है, लुफ्थांसा ये कोई ना तो बैंक और ना ही वित्तीय कंपनी है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है, तो ये आईसीआईसी वाले आवास ऋण भी प्रोवाइड कराते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये है शहरी सरकारी बैंक। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है, तो ये माल, ठीक है, माल का आयात और फैसिलिटेट करना। ठीक है, माल आयात करना और इसको फैसिलिटेट करना, तो ये आरबीआई का कार्य नहीं है या फिर बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा सर्वाधिक है। ठीक है, तो भारत में जो कृषि या फिर जो किसानों को ऋण वगैरह प्रोवाइड कराता है, तो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए ये बता दिया है। ठीक है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो सके। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो सके या फिर आसानी से चल ना सके। ठीक है, मान लो जो 2015 के आपके पास 500 वाले नोट होंगे। ठीक है, क्योंकि 2016 में तो बंद हो गए थे। अब मान लो एक आधा आपके पास रखा हुआ है, तो वो क्या है, तो वो दुर्लभ मुद्रा है। ठीक है, क्योंकि वो चल तो सकती नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए दुर्लभ यानी कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, वो 500 का नोट। ठीक है, समझ गए हो गए। आगे देखिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संविधिक न्यूनतम अधिकार रिजर्व कहलाते हैं, तो ये नकदी रिजर्व। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति दर
नाप किस आधार पर की जाती है, तो ये कई बार बता दिया, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। आगे देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा कार्य एक ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है, तो ये सरकारी खर्च का नियंत्रण करना। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य नहीं है जो केंद्रीय बैंकों के कार्य में शामिल नहीं है। ठीक है, जो केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक हैं तो वो सरकार का खर्च वगैरह नियंत्रित नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं, तो ये HDR मुद्रा को कृत्रिम समझा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचतों को दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो बताइए किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर मैं बता दूं। ठीक है, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात CRR में वृद्धि करने की घोषणा करती है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार लेने के लिए मुद्रा होगी। ठीक है, यानी कि जब CRR में वृद्धि करती है RBI, तो इसका मतलब ये होता है कि वाणिज्यों के पास उधार लेने के लिए मुद्रा होगी। ठीक है, आगे देखिए, 19वां क्वेश्चन कहता है, भारत में बड़ा वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में कौन से शामिल है। ठीक है, तो देखिए, भारतीय वाणिज्यिक बैंक क्या क्या कार्य करते हैं, ग्राहकों की ओर से शेयर। ठीक है, ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री। ठीक है, तो ये नहीं करती है बैंक। दूसरा देखिए, वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी रूप में कार्य करना। ठीक है, तो ये दूसरा सही है। ठीक है, जो ये बैंक वाले हैं तो ये ग्राहकों को अपनी तरफ से या फिर शेयरों को खरीद और बिक्री नहीं करवाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है तो वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी रूप में कार्य करना। ठीक है, तो ये दूसरा सही है। आगे देखिए, भारत में बैंकिंग। ठीक है, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला शुरू से पढ़ते हैं। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति RBI करता है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सही है। ठीक है, आगे देखिए, बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले निवासी खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायत भी सुन सकता है, ये सुन सकता है। ठीक है, जिनका खाता वगैरह भी नहीं है तो उनकी भी शिकायत सुन सकता है बैंक से रिलेटेड। ठीक है, हमें गलत बताना, तो ये हमारा गलत है। यही देखिए, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो ये बाध्यकारी नहीं होता है। लास्ट देखिए, ठीक है, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है। ठीक है, तो सेवा निःशुल्क, ये मतलब निःशुल्क एडवाइस वगैरह सलाह देता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये इसका अंतिम आदेश नहीं होता, ना ही ये बाध्यकारी होता है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से। ठीक है, आगे देखिए, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग लेते हैं। ठीक है, कौन? गैर वित्तीय कंपनियाँ। ठीक है, तो ये गलत है, ये भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, ये बचत खातों की तरह मांग निष्पक्ष स्वीकार नहीं कर सकती, तो ये दूसरा सही है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस प्रक्रिया को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देती है, तो देखिए, ये है SLR। ठीक है, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, SLR के द्वारा जो वाणिज्यिक बैंक वगैरह हैं तो ये सरकार को उधार देती है पैसा। आगे देखिए, आर्थिक विकास समानता इंगित होता है, तो ये स्फीति के साथ। ठीक है, आर्थिक विकास समानता इंगित होता है तो ये स्फीति के साथ होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के क्या कारण हो सकते हैं, या फिर मान लो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो अपनी दर है कम कर दी, तो उसका क्या परिणाम होगा, तो बाज़ार की तरलता बढ़ जाती है। ठीक है, बैंक दर जैसे ही RBI ने अपनी बैंक दर कम की तो बाज़ार में तरलता बढ़ जाएगी। ठीक है, ये पहले भी बता दिया है। आगे देखिए, 50 रुपये के नोट पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जो कि वर्तमान में है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। आगे देखिए, किसी वित्तीय वर्ष की PF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमानित सीमा कितनी है, तो ये है 1,50,000। आगे देखिए, ठीक है, हमारे देश में भुगतान हेतु। ठीक है, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से 3 महीने तक वैलिड रहता है। ठीक है, मान लो आपने किसी को चेक दिया, आपको किसी को पेमेंट करनी है, आपने चेक दिया,
तो आपने चेक पे साइन किए, डेट वगैरह डाली, तो वो चेक आपका 3 महीने तक वैलिड रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में RBI के हिस्सों को अर्जित किया है। यह कौन सा है? तो यह है SBI। ठीक है, SBI। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो ये प्लास्टिक मनी। ठीक है, और कई बार ये पूछ लेता है प्लास्टिक मनी क्या होता है? तो ये हमारा जो ATM वगैरह होता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो ये सब प्लास्टिक मनी के उसमें आते हैं। आगे देखिए, हमारे देश के घरेलू, ठीक है, हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए डैश से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक से दर देते हैं। तो किन को देते हैं? ये मिलती है सीनियर सिटीजनों को। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा लिखित पाठांकन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता? तो ये है सावधि जमा रसीद के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? तो ये चेक पे। ठीक है, ये बता दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? तो ये चेक पे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? तो ये ग्राम राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? तो ये भूमि तथा भवन का। ठीक है, भूमि और भवन का बंधक किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आप क्या बताना है? ठीक है, तो मान लो कोई बैंक के पैसे मार के भाग गया है। ठीक है, बहुत सारे मार के भागे भी हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करते हैं कि आपकी भूमि बेच देगी या फिर आपके घर वगैरह पर बंधक करेगी या फिर कब्जा करेगी या फिर उनको बोली लगाएगी, क्योंकि सरकार को तो अपना पैसे की पूर्ति, ठीक है, सरकार को तो अपना पैसा चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी भूमि भी बेच सकती है और ज़मीन वगैरह भी। ठीक है, घर वगैरह भी। तो वही बात बताई गई है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? तो ये NIG वैश्य बैंक कोई विदेशी बैंक नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय भारत में है? ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा जो विदेशी बैंक हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की शाखाएँ। टीचर ऋण क्या होता है? ये बहुत ही खतरनाक कर्जा होता है। ठीक है, टीचर ऋण कभी मत लेना बैंक से। ठीक है, क्योंकि आरंभ में इसकी ब्याज दर कम होती है। ठीक है, और बाद में ये बढ़ती ही जाती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं टीचर ऋण। ठीक है, टीचर ऋण देख लीजिए क्या होता है। इसमें ब्याज दर शुरू में तो कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसा टाइम स्पेंड होता रहता है तो इसकी ब्याज दर बढ़ती ही जाती है। आगे देखिए, बैंक की एक शाखा को ग्राहक, सिंपल वे में समझिए इस क्वेश्चन को, ये सब बकवास लिखी हुई है, मैं बताता हूँ। अगर मान लो आप बैंक में 1000 रुपये जमा कराने गए, तो 1000 में से मान लो आपके पास एक 100 का नोट नकली है, तो बैंक वाला क्या करेगा? ऐसा मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, तो बैंक वाला क्या करेगा? वो नोट को प्रतिबंध यानी नोट को बैन कर देगा। ठीक है, और वापस नहीं लौटाएगा। ठीक है, समझ रहे होगे? मतलब नोट को अपने पास रख लेगा, बैन कर देगा और आपको वापस नहीं देगा। ठीक है, आप देख लीजिए राम कथा क्या लिखी हुई है। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का जाली नोट या नकली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। ठीक है, आपका 100 रुपये का नोट नकली और आप कह रहे हो मुझे दे दो, तो बैंक का जो कर्मचारी है वो क्या करेगा? तो वो आपके नोट को बैन कर देगा और वापस नहीं लौटाएगा आपको। ठीक है, ये राम कथा लिखी हुई थी। आगे देखिए, अशोध्य ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो किसी कंपनी, ठीक है, अशोध्य ऋण को देख लीजिए, किसी कंपनी को देय राशियाँ जिसका भुगतान नहीं होने वाला है तो उसको कहते हैं अशोध्य ऋण। ठीक है, आगे देखिए, हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण प्राप्त करने के लिए डैश की सुविधाएं स्टार्ट कराई हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है UPSC का। ठीक है, UP PCS या फिर UP SSS का एग्ज़ाम कह लो या ग्रुप CD का एग्ज़ाम कह लो, तो ये क्वेश्चन पालतू क्वेश्चन था किसी टाइम में। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा सभी बैंकें किसानों को ऋण प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई कब थी? तो ये 1998-99 की है। ठीक है, इतना याद रखना, ये UP PCS में कई बार पूछा है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। लगभग 120 क्वेश्चन हमने देखे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप एक लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप करते हो नहीं। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। लेकिन एक बात और बता दूं जाने से पहले, कितनी बड़ी वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन कल, ठीक है, कल से मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 एक अपलोड हो गया। ठीक है, बिपिन चंद्रा की बुक प्लस स्पेक्ट्रम की बुक से
पहला पार्ट अपलोड कर दिया, लगभग 35 मिनट की वो वीडियो है, ठीक है। शुरू में थोड़ा स्लो ही चलेंगे, ठीक है। तो लगभग उसमें मैंने 80 प्लस क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। इंसेंट हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो गई रामचरण शर्मा की बुक से। मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की बुक से। अब मैंने स्टार्ट किया मॉडर्न हिस्ट्री विपिन चंद्रा प्लस स्पेक्ट्रम की बुक का निचोड़ लगभग 2000 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला पार्ट लगभग 35 मिनट की वो वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एकदम डीप में पढ़ाया है। जैसे जैसे वीडियो आएंगी, ठीक है, तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक एक दिन में लगभग 120 150 तक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पहली वीडियो थी इसलिए 35 मिनट की बनाई है। तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमारे 6 प्रैक्टिस सेट हो गए, ठीक है। तो आप उनको भी लगाते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।